अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास प्लेटलेट काउंट जो होता है ना, जब रिड्यूस्ड हो जाता है ना, तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप प्लेटलेट की नॉर्मल प्लेटलेट की वैल्यू की बात करो ना, तो वो हमारे पास होता है 150,000 से लेकर 400,000 तक। ठीक है, सेल्स पर लीटर। ठीक है, अब अगर हमारे पास 150,000 सेल्स पर लीटर से कम हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि अगर आपका 150,000 से कम हो जाए तो आप ये कहना शुरू कर दो कि आपको तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, तो अब आपकी ब्लीडिंग सवेयर स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे आपको डिजीज़ के। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि 50,000 तक प्लेटलेट काउंट हो जाता है, तब भी हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, और इसमें ऐसा होता है ना कि अगर 20,000 से बेसिकली अगर हमारे पास कम हो जाए ना, तो हमारे पास छोटा सा भी कट लगेगा ना, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग जो होगी वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, और अगर 5,000 से हमारे पास कम हो जाए ना, तो पेशेंट को ना पेटिकिया आने शुरू हो जाते हैं, उसको परपुराए बनना शुरू हो जाते हैं। पेटिकिया स्मॉल हेमोरेज जिसको कहते हैं। फिर इस पेटिके से जो बड़ा होता है वो हमारे पास जो है वो परपुराए होता है, और उससे बड़ा जो होता है वो हमारे पास ब्रूज और एकाइमोसिस वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स आते हैं ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो एक इडियोपैथिक होता है, ठीक है, जिसको हम इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा होता है, और फिर हमारे पास थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले हमारे पास जो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, दैट्स द इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, अब ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किसके अगेंस्ट बनेंगी? 2B 3A और 1B एंड 9 ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जो बेसिकली हमारे पास प्लेटलेट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जाके इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाती है। अल्टीमेटली प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें ना अगर और क्या होता है ना कि इसमें हमारे पास बेसिकली प्लेटलेट का काउंट जो होता है ना वो 5,000 से भी हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है उसको पेटिकिया होगा, उसमें परपुराए होगा, उसमें एकाइमोसिस होगा, उसकी जो है वो गम ब्लीड होना शुरू हो जाएगी, उसकी नाक से एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिंजाइवल ब्लीड हो सकती है। फीमेल में जो है वो मेनोरेजिया जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा भी कोई ट्रॉमा होगा तो एक्सेसिव जो है वो ब्लीड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। ठीक है, मेन जो आपने चीज़ याद रखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, हमारे पास ना जब हम लोग CBC करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें प्लेटलेट का काउंट हमें कम नज़र मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है ना पेरिफेरल स्मेयर करते हैं, तो उसमें भी हमें प्लेटलेट का काउंट कम मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखो ऐसे दो एंटीबॉडीज याद रख लो। एक ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं जो अब ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और एक प्लेटलेट एसोसिएटेड IgG और IgM देखते हो तो वो भी ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट है और प्लेटलेट एसोसिएटेड IgM IgG एंटीबॉडी है। ठीक है, फिर इसके बाद बोन मैरो में देखते हो तो उसमें बोन मेगा कार्योसाइट्स का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा HIV टेस्टिंग करते हो। HIV टेस्टिंग बेसिकली इसलिए करते हैं ना क्योंकि HIV के भी हमारे पास इनिशियल जो फीचर्स होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग क्लॉटिंग जो हमारे पास कोगुलेशन वो होती है, प्रोफाइल होती है, वो हम लोग करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो चुका होता है, और PT और APTT जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, प्लेटलेट का काउंट कम है। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट की है और हम लोगों ने प्लेटलेट एसोसिएटेड IgM IgG किया तो पॉजिटिव आया है। बोन मैरो में मेगा कार्योसाइट्स का लेवल ज़्यादा आया है। ठीक है, इसके अलावा HIV टेस्ट की है तो ऑब्वियसली HIV तो नहीं है पेशेंट में, वो नेगेटिव आया। कोगुलेशन प्रोफाइल की है तो उसमें हमारे पास PT और APTT जो है वो नॉर्मल है, और ब्लीडिंग टाइम जो है वो सिर्फ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट क्या करनी है? देखो, हमारे पास ना बेसिकली प्लेटलेट का काउंट कम है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, क्लॉट क्लॉट बनने में कोई मसला नहीं है, हमारा जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों ब्लीडिंग हो रही है? क्योंकि प्लेटलेट के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास
प्लेटलेट का काउंट जो है वो कम हो गया, ठीक है। अब अब अगर हमारे पास 30,000 से अगर हमारे पास प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो ना, ठीक है, और सिम्टम्स हमें ना दिख रहे हो तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 20 और 30,000 के बीच में और हमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है। देखो, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखो, एक जो है आप पहले 2 स्टेरॉइड्स दे दोगे, ठीक है, एक प्रेडनिसोलोन है, एक डेक्सामेथासोन है, ठीक है, सही है, ये आपने दे देनी है स्टेरॉइड्स, ठीक है। प्रेडनिसोलोन आपने 1 mg पर केजी दे देनी है डेली, और डेक्सामेथासोन जो है 40 mg डेली आपने दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक IV इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, ठीक है। ये बेसिकली अच्छी टाइप ऑफ एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जाके वो जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके साथ कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं तो उनको जगह ही नहीं मिलती, अल्टीमेटली वो कंबाइन नहीं हो पाती, ठीक है। और एक आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया है, फर्स्ट लाइन में आपने जो है 2 स्टेरॉइड्स दिए, एक इम्यूनोग्लोबुलिन दिए, एक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की है, ठीक है। फिर अगर आपका रिलैप्स हो गया ना, फर्स्ट रिलैप्स में आपने स्टेरॉइड दोबारा दे देने हैं, ठीक है। अगर सेकंड रिलैप्स आया है ना पेशेंट को, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास जो थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना, वो दे देंगे, और हमारे पास थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एनालॉग दे देंगे, ठीक है। देखो, रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमारे पास एल्ट्रोम्बोबैग आ जाता है, ठीक है, एल्ट्रोम्बोबैग, ठीक है। और एक हमारे पास जो एनालॉग है वो हमारे पास है रोमी प्रोस्टिम, ठीक है, रोमी प्लोस्टिम, रोमी प्लोस्टिम। और इसके अलावा हम लोग स्प्लीनेक्टमी वगैरह भी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारे पास प्लेटलेट बच भी जाते हैं तो स्प्लीन से गुजरते हैं, तो उसमें हमारे पास स्प्लीन में भी ब्रेक डाउन ज़्यादा होती है, तो हम स्प्लीन को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास स्प्लीन भी फेलियर हो गया ना, पहले हमने कहा कि फर्स्ट टाइम रिलैप्स हुआ तो हम लोगों ने स्टेरॉइड दिया, सेकंड टाइम रिलैप्स हुआ तो TPO एगोनिस्ट और एनालॉग वगैरह दे दिए, स्प्लीनेक्टमी कर लिया। लेकिन अगर थर्ड रिलैप्स हो गए और स्प्लीनोमेगेली भी हमारे पास स्प्लीनेक्टमी भी हमारे पास फेल हो गई है ना, तब हमने बेसिकली बस पेशेंट की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। एक लो डोज स्टेरॉइड दे देनी है लाइफ लॉन्ग, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन दे देनी है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डी एंटीबॉडी दे देनी है IV, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंस दे देने जिसमें रितोज़ुमाब होता है, एंड्रोजन हार्मोन दे देते जिसमें डायनाजोल आ जाता है, ठीक है। और एक आपका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स आ जाती हैं। दोबारा बता देता हूँ, देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेरॉइड दे देनी है, इम्यूनोग्लोबुलिन दे देनी है, ठीक है, और एक इम्यूनोसप्रेसेंट आपने दे देनी है, ठीक है, रितोज़ुमाब। फिर आपने एंटीबॉडी देनी है, एक IV इम्यूनोग्लोबुलिन है और एक IV एंटी-D एंटीबॉडी है, ठीक है। एक एंड्रोजन जेनिक हार्मोन है जिसको डायनाजोल आ जाता है, ठीक है, और एक आपका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बरपरा, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।